हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बुक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका सेल के अंदर क्या फंक्शन है, इसे कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस किया। सेल क्या है और उसके टाइप्स कितने थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का ही एक ऑर्गेनल है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आती हैं, तो दोनों में ये प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देख लिया कौन सी सेल में ये प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसकी पोजीशन देखिए, ये हम देख सकते हैं एनिमल सेल को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। In 1945, Potter Claude, with the help of electron microscope, noted a membranous network in the cytoplasm. 1945 ईयर में पॉटर और क्लॉड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देखा, सेल के अंदर उन्होंने एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क देखा सेल के साइटोप्लाज्म में। इट वॉज लेटर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पॉटर इन 1953। तो फिर बाद में जो पॉटर थे उन्होंने 1953 में ये जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क इन्होंने देखा, उसको क्या नाम दिया, उन्होंने उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। तो यहाँ पे ये है एल्बर्ट क्लॉड और कीथ पॉटर, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल के साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है उसको देखा था। जबकि जो पॉटर थे, पॉटर ने इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। तो हम देख लेते हैं डिस्कवरी किसने की। डिस्कवरी की एल्बर्ट क्लॉड और कीथ पॉटर ने, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया वो किसने दिया, पॉटर ने दिया। और कौन से ईयर में, 1953 में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी कहते हैं। ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। It forms an interconnected network of tubules, vesicles and cisternae within cells. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या फॉर्म करता है, एक नेटवर्क, सेल के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म करता है। नेटवर्क बनाता है किसका, ट्यूब्यूल्स का, वेसाइकल्स का और सिस्टेनी का, जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट है या स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टेनी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। की पोजीशन की बात की है सेल के अंदर, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन क्या है, ये देख सकते हैं। ये हम न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इससे अटैच्ड रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एक्सटेंड होकर के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये एक्सटेंड होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे अटैच है और यहाँ से होते हुए ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने क्या डिस्कस किया डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है, ठीक है ना। ये क्या फॉर्म करता है, सेल के अंदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, किसका, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टेनी का। और इसकी पोजीशन क्या है, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है और क्या नाम है, एक्सटेंड करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। डेफिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम comprises 3 types of elements, cisternae, tubules and vesicles.
अभी हमने डिस्कस किया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के अंदर किसका नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टेनी के जो है उसका नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या नाम है, ट्यूब्यूल्स है, जो सिस्टेनी और जो वेसिकल्स है, ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कह सकते हैं 3 टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर ये बना होता है। फर्स्ट है सिस्टेनी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक एलिमेंट्स विद अबाउट 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। यहाँ पे सिस्टेनी की इमेज दिखाई गई है। ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड है, चपटे हमें देखने को मिल रहे हैं, अनब्रांच है, इनमें कोई ब्रांच देखने को नहीं मिल रही है, सिंपल अनब्रांच्ड है ये, ठीक है ना। सैक लाइक के एलिमेंट्स हैं, इनका जो डायामीटर है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 40 to 50 माइक्रोमीटर इनका जो डायामीटर होता है। They lie in stack parallel to but interconnected with one another. ये जो सिस्टेनी है ये एक दूसरे के पैरेलल लाई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बट ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय साइटोसोलिक स्पेसिस। ये जो एक सिस्टेनी है वो दूसरी सिस्टेनी से, ये जो एक सिस्टेनी है वो दूसरी सिस्टेनी से किसके थ्रू क्या नाम है सेपरेट रहता है, ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं साइटोसोलिक स्पेस के थ्रू। इनके बीच में साइटोसोलिक स्पेस प्रेजेंट रहता है जो दो सिस्टेनी को एक दूसरे से अलग करता है। द राइबोसोम्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टेनी। जो सिस्टेनी है उसके सरफेस पे राइबोसोम या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है टिब्यूल्स। दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स विच फॉर्म अ नेटवर्क अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स। ये हम देखें, ये क्या है, टिब्यूल्स को दिखाया गया है। ये टिब्यूल्स कैसे हैं, इरेगुलर होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं। हम इनमें देख सकते हैं ये ब्रांचिंग देखने को हमें मिल रही है और जो क्या नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ। दे आर अबाउट 50 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड आर ऑफ्टन फ्री ऑफ राइबोसोम्स। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें टिब्यूल्स की, तो इनका जो डायमीटर है वो 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और जो है इनकी सरफेस पे राइबोसोम अक्सर क्या नाम है एब्सेंट हो सकते हैं या प्रेजेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है इनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इनके सरफेस पे राइबोसोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या दिखाई गई है, यहाँ पे सिस्टेनी दिखाई गई है, हम जिसको हमने अभी पीछे डिस्कस किया, जो कि कैसी है, फ्लैटेंड है, अनब्रांचड है, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल लाई करती है और एक सिस्टेनी दूसरी सिस्टेनी से एक स्पेस के थ्रू क्या नाम है सेपरेटेड रहती है, जिसे हमने साइटोसोलिक स्पेस कहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टिब्यूल्स के बारे में। ये क्या है, यहाँ पे टिब्यूल्स को दिखाया गया है। टिब्यूल्स कैसे हैं, ब्रांचिंग है और ये किसके साथ नेटवर्क बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे एलिमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टेनी है, इसके साथ ये कनेक्शन बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। टिब्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और सिस्टेनी के ऊपर भी जो राइबोसोम्स है या तो प्रेजेंट होंगे या प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है वेसिकल्स। दीज आर ओवल वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स अबाउट 25 to 500 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। दे आर ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम। ये जो वेसिकल्स है ये कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड के हो सकते हैं, हम देख सकते हैं ओवल शेप्ड, ये है वैक्यूल लाइक हमें देखने को मिल सकते हैं, और जो इनका डायामीटर है वो कितना होता है, 25 से 500 माइक्रोमीटर के बीच में इनका डायमीटर होता है, और इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। A fluid called endoplasmic matrix is present in the lumen of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में क्या प्रेजेंट रहता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। All the elements of endoplasmic reticulum freely communicate with one another. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने भी एलिमेंट हैं जो उसे हमने डिस्कस किया, सिस्टेनी, टिब्यूल्स और वेसिकल, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस इमेज में तीनों एलिमेंट्स को दिखाया गया है। यहाँ पे सिस्टेनी प्रेजेंट है,
ठीक है ना, जो किससे कनेक्टेड है, टिब्यूल से कनेक्टेड है। और टिब्यूल्स के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वेसिकल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओवल लाइक ये वैक्यूल लाइक हमें देखने को मिलती हैं। कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे और मे नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या नाम है, या तो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे या नहीं प्रेजेंट रहेंगे। उसके बेसिस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस या मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में SER कह सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक को RER हम कह सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। Ribosomes are absent on the surface of endoplasmic reticulum and so it appears smooth and hence called smooth endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है हमें स्मूथ दिखाई देते हैं, स्मूथ अपीयर होते हैं, स्मूथ अपीयर होते हैं। इसकी वजह से हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पर जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट हैं। एब्सेंट होने की वजह से जो उनकी वो हमें कैसे दिख रहे हैं, स्मूथ दिख रहे हैं। तो इसी वजह से इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये है यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है का ये टिब्यूल वाला पार्ट है, इस पर क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है जिसकी वजह से स्मूथ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉमनली फाउंड इन द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स और लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें उन सेल्स में देखने को मिलते हैं जो सेल्स किसका सिंथेसिस करती हैं, स्टेरॉइड्स या लिपिड्स का सिंथेसिस करती है, उनमें हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। एग्जांपल में है लीवर सेल्स और मसल सेल्स में हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is characterized by the presence of ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum and so it is also known as rough endoplasmic reticulum। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उन क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो उन्हें कैसा दे रहे हैं, रफ अपीयर दे रहे हैं, रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं जो इसको रफ अपीयरेंस दे रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक का ये वाला रीज़न है, इस पे क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है जो इसको स्मूथ अपीयर दे रहे थे, तो हम उसको कह रहे थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum occurs largely in the cells that are active in protein synthesis। हमें पता है जो राइबोसोम्स हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हम कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उन सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं जो सेल्स क्या हैं, एक्टिव हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। जो सेल्स हैं वो जो सेल्स प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं उन सेल्स में हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये ध्यान, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पेनक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा एंड लीवर सेल्स। जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, जो प्लाज्मा और जो लीवर सेल्स हैं, उनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें देखने को मिलता है।
तो ये हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप के बारे में, किसके बेसिस पे, राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है ना, इसका काम क्या है सेल के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स मैनी फंक्शन, दीज मे बी एज फॉलोज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सेल के अंदर बहुत काम है, तो वो उसका बहुत सारे फंक्शन को वो परफॉर्म करती है। तो उनको कुछ का हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पहले डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। सरफेस फॉर सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सरफेस प्रोवाइड करता है किसके सिंथेसिस के लिए, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट रूट। द प्रोटोलॉजी अपैरेटस the proteins shift from rough endoplasmic reticulum through smooth endoplasmic reticulum to Golgi apparatus for further processing। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्रांसपोर्ट रूट की तरह भी काम करता है। जो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसका जो ट्रांसफ़र है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस तक पहुंचाने के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्रांसपोर्ट रूट की तरह काम करता है। और क्या फंक्शन है इसका है डिटॉक्सिफिकेशन। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर। प्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो हार्मफुल मटेरियल है उसको हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट करना, जिससे कि जो है उसका एक्सक्रीशन सेल के थ्रू इजीली हो सके। तो लीवर के अंदर क्या करता है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, सरफेस फॉर राइबोसोम्स। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, राइबोसोम्स को, जिससे कि वो उसके सरफेस पर अटैच हो सके और प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव राइज टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय लॉस ऑफ राइबोसोम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका फॉर्मेशन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे हो सकता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर उनकी सरफेस से क्या हो गए, राइबोसोम्स हट जाएंगे या लॉस हो जाएगा राइबोसोम्स का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो फंक्शन है वो है सरफेस फॉर सिंथेसिस। The rough endoplasmic reticulum offers extensive surface on which protein synthesis can be carried on by ribosomes। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्योंकि हमें पता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है पैकेजिंग। द प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन आर प्रोसीड एंड गेट एनक्लोज्ड इन स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विच गेट पिंच ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, वो किसके अंदर हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, एनक्लोज हो जाएगा किसमें, एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में चेंज हो गया और फिर वहाँ से ये बाहर निकाल दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सम वेसिकल्स रिमेन इन द साइटोप्लाज्म एज स्टोरेज वेसिकल एंड सम फ्यूज विद Golgi apparatus for further processing of their protein for storage or release from the cell।
कुछ वेसिकल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, किसके फॉर्म में, स्टोरेज वेसिकल के फॉर्म में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसके साथ फ्यूज़ कर देते हैं, गोल्जी अपैरेटस में चले जाते हैं एक फर्दर प्रोसेस के लिए। उसमें कुछ फर्दर प्रोसेस होएगा। फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोटीन में किसके लिए, स्टोरेज, या उसको स्टोर करना है सेल के अंदर, या उसको सेल से बाहर निकालना है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वे फर्दर प्रोसेस के लिए कहाँ पे जाएगा, गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं एज अ स्टोरेज वेसिकल के फॉर्म में। तो जो है इसका पैकेजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो गाइस आज ही इस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उसका क्या फंक्शन है, उसका इम्पोर्ट में कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।